अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जनरल पैथोलॉजी हमने स्टार्ट की थी। इससे पहले इसमें दो लेक्चर्स हुए हैं। पहला जो लेक्चर था वो मोस्टली इंट्रोडक्शन ओरिएंटेड था, या जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती है जनरल पैथोलॉजी में उसके बारे में था। दूसरा जो लेक्चर था उसमें थोड़ा बहुत हमने वो इन डेप्थ हम गए, जो सिल इंजरी होती हैं या सिल इंजरी का जो मैकेनिज़्म होता है, तो उसको हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। फिर जब हम आगे जाते हैं स्पेसिफिकली इरिवर्सिबल सिल इंजरी में, तो इरिवर्सिबल सिल इंजरी में जो मेजर कॉन्सेप्ट आता है वो सेल डेथ का आता है। क्योंकि जो रिवर्सिबल इंजरी होती है स्पेसिफिकली, तो रिवर्सिबल इंजरी तो चूँकि जब आप इंसल्ट या जो स्टिमुलाई होती है या जो पैथोजिन है उसको रिमूव करते हैं तो सेल वापस अपनी नॉर्मल हालत में आ जाता है। लेकिन जो इरिवर्सिबल इंजरी है, स्पेसिफिकली इरिवर्सिबल, उसमें क्या होता है कि इरिवर्सिबल इंजरी में जो सेल होता है वो वापस अपने नॉर्मल हालत में नहीं आता, वो डेथ की तरफ जाता है। तो हम इरिवर्सिबल इंजरी पे फोकस कर रहे हैं और साथ साथ में देख रहे हैं जो सेल डेथ वाला प्रोसेस है या मैकेनिज्म है या इवेंट्स है, उसको हम आज थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। सेल डेथ का मतलब यह होता है कि जो सेल है उसकी स्ट्रक्चर भी लॉस हो जाए। अच्छा, स्ट्रक्चर और फंक्शन की बात इसलिए यहाँ होती है कि सेल हमारे पास बेसिक यूनिट है बॉडी का, स्ट्रक्चर वाइज भी फंक्शनल वाइज भी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्ट्रक्चरली साख्त को देख के, स्ट्रक्चर को देख के द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ह्यूमन बॉडी को कंसिडर करते हैं तो वो सेल होगा। लेकिन अगर आप फिजियोलॉजी को देखते हैं, फंक्शन को देखेंगे, तब भी जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसमें फंक्शन परफॉर्म होता है तो वो सेलुलर लेवल पे होता है। वो फंक्शन फिर मैनिफेस्ट होता है टिश्यू लेवल पे, फिर ऑर्गन लेवल पे, फिर सिस्टम लेवल पे, लेकिन स्मॉलेस्ट जो फंक्शनल यूनिट भी है वो भी सेल है। सही है। तो सेल डेथ का मतलब यह होता है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लॉज ऑफ सेल। सही है। और किस वजह से? इंजरी की वजह से। और कैसी इंजरी? ऐसी इंजरी जो सेल की एबिलिटी या एडाप्टेशन से ज़्यादा हो। मतलब ये कि सेल अब न अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है सेल, और ना जो है वो सेल जो है वो रिपेयर कर सकता है या इस इंजरी को बर्दाश्त कर सकता है। ये इंजरी जो है वो एक्सीड कर गई। क्या एक्सीड कर गई? जो सेल की एबिलिटी थी। सेल की क्या थी? एबिलिटी कि वो अडॉप्ट हो जाए या इस इंजरी को बर्दाश्त कर ले। सही है। तो फाइनल जो रिजल्ट होता है इरिवर्सिबल इंजरी का वो क्या होता है? सेल डेथ होता है। सेल डेथ जो है वो क्या है? वो फाइनल रिजल्ट है। किस चीज़ की फाइनल रिजल्ट है भाई? इरिवर्सिबल इंजरी की जो फाइनल रिजल्ट है वो सेल डेथ है। सेल डेथ मोस्ट ऑफ्टन दो मैकेनिज्म के थ्रू होता है। तो जो सेल डेथ होता है वो दो मैकेनिज्म के थ्रू होता है। इसमें एक जो मैकेनिज्म है वो है एपोप्टोसिस और दूसरा जो है वो है नेक्रोसिस। अच्छा, दोनों में मेजर डिफ्रेंसिएशन है, साथ साथ में वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप एपोप्टोसिस के इंट्रोडक्शन को देखें कि एनर्जी डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। सही है। एनर्जी डिपेंडेंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि एपोप्टोसिस जो होता है ये खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होता। इसको सिग्नल्स चाहिए, इसको स्टिमुलाई चाहिए। समझ में आई बात? और साथ साथ में इसको क्या चाहिए भाई? इसको एनर्जी चाहिए ताकि ये क्या हो जाए? इनिशिएट हो जाए। तो एक तो ये एनर्जी डिपेंडेंट है। समझ में आई बात कि भाई ये एनर्जी होगी तो ये स्टार्ट होगा। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट है प्रोग्राम सेल डेथ का। प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि इनबिल्ट या बिल्ट इन, किसी चीज़ में बिल्ट इन कोई प्रोग्राम मौजूद हो और उसी प्रोग्राम के थ्रू वो प्रोसीड करे। सेल में एक ऐसी मैकेनिज्म मौजूद होती है फ्रॉम वेरी बिगिनिंग कि अगर उस मैकेनिज्म को या उस बटन को आप क्लिक करते हैं या प्रेस करते हैं उस बटन को, तो सेल डेथ की तरफ जाता है। एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, उस थ्रेशोल्ड लेवल से अगर आप उसको क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं, तो सेल खुद ब खुद, ये उसमें प्रोग्राम मौजूद है, ये उसके कंप्यूटर में मौजूद है कि अगर बात इस पॉइंट तक पहुंच गई, सेल कह रहा है कि अगर बात इस पॉइंट तक पहुंच गई कि वो मेरे बर्दाश्त के बाहर थी, मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था, और दूसरा ये है कि मैं सस्टेन भी नहीं रख सकता था। समझ में आई बात? मैं मौजूद भी नहीं हो सकता था। सही है। वो मैं एग्जिस्ट भी नहीं हो सकता था और मैं उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था, मैं रिकवरी भी नहीं कर सकता था, रिपेयर भी नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली मैं खुद अपने आप को एक्टिवेट करूँगा, खुद मैं अपने मैकेनिज्म को एक्टिवेट करूँगा और उसी मैकेनिज्म के थ्रू मैं डेथ की तरफ जाऊँगा। सही है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि सेल की जो डिस्ट्रक्शन होती है वो विदाउट इन्फ्लेमेशन होती है। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं होता, कोई भी इन्फ्लेमेटरी सोल्यूशन नहीं बनता, कोई पस नहीं बनता, कोई इन्फ्लिट्रेट नहीं बनता, बल्कि सिर्फ खुद ब खुद सेल जो है वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सही है। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं उसको फिर जो पेगोसाइटिक सेल्स होते हैं वो सेल्स उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर लेता है और सेल विदाउट
काजिंग इन्फ्लेमेशन, डेथ की तरफ जाता है। और ये एपोप्टोसिस और निक्रोसिस में सबसे बड़ी डिफ्रेंसिएशन है। क्यों? क्योंकि निक्रोसिस में इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शंस होते हैं या इन्फ्लेमेटरी जो चीज़ें होती हैं या इन्फ्लेमेटरी जो सीक्वेंस और रिएक्शंस होते हैं वो मौजूद होते हैं, और एपोप्टोसिस में वो मौजूद नहीं होते। सही है। और ये तब होता है जब सेल डिमेजिंग स्टिमुलाई को एक्सपोज हो जाए। कोई ऐसी स्टिमुलाई जो क्या करती है, वो सेल को डिमेज करती है या डेथ की तरफ लेके जाती है, तो जब सेल वहाँ उसको एक्सपोज्ड हो जाए तो एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस काज्ड होता है। अच्छा जी, फिर एपोप्टोसिस की हम स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा, एपोप्टोसिस जो होता है वो मेनली दो ऐसे पाथवेज होती है। मैं बता दूं पहले, एक हमारे पास ऐसी पाथवे होती है जिसको हम कहते हैं एंट्रेंसिक पाथवे। तो एपोप्टोसिस जो है वो इनिशिएट होता है इनसाइड ऑफ द सेल। इनसाइड ऑफ द सेल एपोप्टोसिस इनिशिएट होता है, और इस पाथवे को हम कहते हैं इंट्रेंसिक पाथवे। और एक पाथवे हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं एक्सट्रेंसिक पाथवे। सही है। तो पाथवेज को तो बाद में डिस्कस करेंगे, पहले जनरल प्रोसेस को डिस्कस करते हैं कि एपोप्टोसिस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। इनिशिएटिंग सेलुलर स्ट्रेस और इंजरी, सबसे पहले ये होता है कि कोई स्टिमुलाई होनी चाहिए। कौन सी स्टिमुलाई? जो सेल को डिमेज कर ले, सेल को क्या कर ले? डिमेज। कोई इंसल्ट, कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई इंजरी, ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए जो सेल को डिमेज कर ले, वो स्टिमुलाई मौजूद हो, तब एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस जो है वो इनिशिएट होगा। समझ में आई बात? अच्छा, अब आपके पास क्या है ऐसे स्टिमुलाई, क्या हो सकती है कॉमन ऐसे स्टिमुलाई या ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? तो अच्छा, कॉमन स्टिमुलाई क्या क्या हो सकती है? तो भाई हाइपोक्सिया हो सकती है, इस्कीमिया हो सकती है, कुछ ड्रग्स हो सकते हैं, टॉक्सिन्स वगैरह, रेडिएशन थेरापी हो सकती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन, साथ साथ में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। सही है। ये जब बॉडी में ज़्यादा हो जाए या सेल में ज़्यादा हो जाए या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ज़्यादा हो जाए, तो ये भी क्या करती है? सेल को डेथ की तरफ लेके जाती है। हर एक चीज़ का इंशाल्लाह हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि किस तरह इफेक्ट करता है या रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी का क्या होता है, लेकिन ये जनरली हम स्टिमुलाई फिलहाल डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद डीएनए डिमेज, अगर डीएनए में कोई डिमेज आती है, सेलुलर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें कोई डिमेज आती है, सेल जो है वो नॉर्मली रिप्लिकेट नहीं हो सकता, सेल नॉर्मल ग्रोथ की तरफ नहीं जा सकता, सेल नॉर्मल माइटोसिस और मियोसिस की तरफ नहीं जा सकता, तो ऑब्वियसली वो सेल जो है वो डेथ की तरफ जाएगा। कोई इम्यून रिएक्शन हो सकता है एंड ग्रोथ फैक्टर विदड्रॉल। सही है। ग्रोथ फैक्टर विदड्रॉल का क्या मतलब होता है? हमारे पास बॉडी में ऐसे फैक्टर्स मौजूद होते हैं, ऐसे प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जो ग्रोथ को क्या करते हैं? प्रोसीड करते हैं, ग्रोथ को वो सस्टेन करते हैं, मेंटेन करते हैं सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे। अगर उनकी लेवल डाउन हो जाए, उन ग्रोथ फैक्टर को हम विड्रॉ कर ले सेल से, वो सेल को मिले ना, तो सेल ऑब्वियसली डेथ की तरफ जाएगा। तो ये चंद कॉमन रीजंस हैं जिसकी वजह से सेल डेथ होती है और सेल जो है वो एपोप्टोसिस की तरफ जाता है। जो पहला स्टेप था एपोप्टोसिस का, उसमें स्टिमुलाई आ गई। जब स्टिमुलाई आती हैं या डिमेजिंग स्टिमुलाई आती हैं, तो जो सबसे पहला उसका इफ़ेक्ट होता है वो सेल पे, वो होता है जो ट्रांस मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसको डिस्टर्ब करना। और उस स्टिमुलाई का जो पहला टारगेट होता है वो कैल्शियम होता है। उस स्टिमुलाई की वजह से क्या होता है कि जो कैल्शियम इनफ्लक्स है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो है वो बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर चला जाता है। साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन तीनों जगह पे कैल्शियम क्या होता है? एक्सेस में हो जाता है। इन तीनों ऑर्गन्स में कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाती है। सही है। कैल्शियम जब भी ऑर्गेनील्स में इंक्रीज हो या साइटोप्लाज्म में इंक्रीज हो, तो वो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रीट करता है। देखो, कैल्शियम की अपनी एक लेवल होती है सेल में जब वो सेल ऑप्टिमम फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन जब उस ऑप्टिमम लेवल से कैल्शियम ज़्यादा होती है तो उसका एडवर्स इफेक्ट ये आता है कि कैल्शियम जो है वो एबनॉर्मल काइंड ऑफ डिस्ट्रक्टिव जो एंजाइम्स होते हैं वो रिलीज़ करता है। अब जो ये एंजाइम्स बनते हैं स्पेसिफिकली, तो कुछ तो मैंने यहाँ नेम्स मेंशन किए हैं, इसके अलावा भी कुछ एंजाइम्स होते हैं। कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से जो एंजाइम्स बनते हैं उसमें फास्फोलाइपेजेस, प्रोटीएजेस, एंडोन्यूक्लिएजेस एंड एटीपेजेस, ये 4 किस्म के एंजाइम्स होते हैं और इनका फंक्शन जो है वो डिफरेंट है। सही है। फास्फोलाइपेजेस जब एक्टिवेट होते हैं तो ये जो मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड है, आपने पढ़ा होगा कि भाई जो सेल मेम्ब्रेन है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर है, तो मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ये उनकी डिग्रेडेशन करता है। मतलब कि इसका जो टारगेट है वो सेल मेम्ब्रेन है।
प्रोटीएजेस क्या करते हैं, वो साइटोस्केलेटन और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को टारगेट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन में एक मेजर कंपोनेंट जो है वो फास्फोलिपिड है, दूसरा मेजर कंपोनेंट जो है वो मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो प्रोटीएजेस मेम्ब्रेन प्रोटीन को टारगेट करते हैं और साथ में जो साइटोस्केलेटन होता है, जो सेल का स्केलेटन होता है, उसको टारगेट करते हैं। समझ में ये बात? तो दो चीज़ें तो ये होती। एंडोन्यूक्लियसिस जो है वो डीएनए फ्रेगमेंटेशन काज करते हैं, जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं स्पेसिफिकली उनको टारगेट करते हैं। और एटीपेजेस जो होती हैं वो एटीपी की जो फॉर्मेशन होती हैं उसको क्या करते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर चार चीज़ें हो गई सिंपली। मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन भी टारगेट हो गया, साइटोस्केलेटन भी टारगेट हो गया, साथ साथ में मेम्ब्रेन प्रोटीन भी टारगेट हो गई, डीएनए भी टारगेट हो गया, एंड देन जो है वो एटीपी की जो फॉर्मेशन थी, अगर सेल को एनर्जी चाहिए फॉर सस्टेनेबिलिटी और मेंटेनेंस, तो वो भी नहीं हो रहा साथ साथ में। तो भाई जो सेल है वो ऑटोमेटिकली थर्ड स्टेप की तरफ जाएगा, एपोप्टोसिस के। अच्छा, जो थर्ड नंबर स्टेप होता है द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस में, तो वो होता है जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी। अच्छा, पहले तो ज़रा इनको समझ ले कि ये होते क्या है। असल में एपोप्टोसिस में मोस्ट ऑफ्टन खासकर इंट्रिंसिक पाथवे की बात हो रही है। मैं ज़रा पाथवे अभी आपको साथ साथ में स्पेसिफाई करूँ तो खासकर इंट्रिंसिक पाथवे में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसकी जो परमिएबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड बन जाती है। जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की जो परमिबिलिटी होती है वो कंप्रोमाइज्ड बन जाती है, तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर की तरफ कुछ ऐसे आयंस आप कह सकते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस आप कह सकते हैं जिनमें ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन वो इनकम्प्लीट रिड्यूस हुआ होता है। सही है। या अगर आपको ये समझ नहीं आ रही तो आप सिंपली ये कह लें कि ये ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और दे आर रेडी टू बॉन्ड एनी अनदर आयन। ये असल में रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। सही है। ये बनते इसलिए हैं कि मोस्ट ऑफ्टन, एक और चीज़ मैं ज़रा स्पेसिफाई कर लूँ, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो प्रोसेस जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है। जब वो इफ़ेक्ट हो जाता है तो उससे कुछ ऐसे आयंस निकल जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया से स्पेसिफिकली बाहर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ, कि जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। उनमें ऑक्सीजन जो है वो इनकम्प्लीट उसकी रिडक्शन हुई होती है, और इनके साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा फास्ट बॉन्डिंग करते हैं अदर सब्सटेंस के साथ। तो जब ये साइटोप्लाज्म की तरफ आ जाते हैं, समझ में आई बात, साइटोप्लाज्म की तरफ आ जाते हैं, तो वहाँ पर जितने भी कंपोनेंट होते हैं जो नॉर्मल रेगुलेटरी प्रोसेस को मेंटेन करते हैं, वहाँ पर जो फंक्शनल प्रोटीन होते हैं स्पेसिफिकली, जो सेल के नॉर्मल प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं, उनके साथ रिएक्ट करते हैं और उनको अपना जो उनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसी फंक्शन से रोक लेते हैं। तो सेल में जो नॉर्मल, यूजुअल और कैजुअल जो प्रोसेसेस होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, एंड देन इट इज़ इनदर कंट्रीब्यूटरी स्टेप। ये कंट्रीब्यूट करता है एपोप्टोसिस की तरफ या सेल डेथ की तरफ, क्योंकि सेल हर पर्सपेक्टिव से कंप्रोमाइज़ होता जा रहा है। सही है। अच्छा, इनके सोर्सेज क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि मेजर बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेजर जो है जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसमें सुपर ऑक्साइड, 9 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्सिल रेडिकल, ये तीनों जो होते हैं ये मेजरली प्रेजेंट होते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद इनके सोर्सेज क्या होते हैं? नॉर्मल सेलुलर रिस्पायरेशन मैंने आपको एक्सप्लेन की, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज वाला प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जितने भी होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, वो अल्ट्रावायलेट, जब आपके बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो आयनाइज होते जाते हैं, सही है, एनर्जी मिलती है उन सेल्स को, वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेते हैं। ड्रग्स एंड केमिकल्स भी हो सकते हैं, एंड मोस्ट ऑफ्टन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। सही है। बॉडी में अगर कोई जनरलाइज एक्यूट इन्फ्लेमेशन है तो जो डेड सेल होते हैं, जो निक्रोटिक सेल होते हैं, स्पेसिफिकली निक्रोटिक सेल्स, वो भी जब डेड की तरफ जाते हैं, इन्फ्लेमेशन की तरफ जाते हैं, निक्रोसिस की तरफ जाते हैं, तो वो फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा जी, जो फोर्थ स्टेप होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव डैमेज टू सेलुलर कंपोनेंट। अब यहाँ से प्रॉपर जो डैमेज है वो स्टार्ट हो जाता है। सही है। और ये डैमेज मोस्ट ऑफ्टन कौन ऐसी चीज़ें जो टारगेट होती हैं, नीचे मैंने स्ट्रक्चर्स के नेम दिए गए हैं, ये स्ट्रक्चर टारगेट होते हैं। सही है। और कौन टारगेट करता है, यही आप इसको कह सकते हैं कि जो प्री रेडिकल्स होते हैं वो स्पेसिफिकली इन स्ट्रक्चर्स को टारगेट करते हैं या इन एंजाइम्स को टारगेट करते हैं, इन स्ट्रक्चर प्रोटीन। और ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल इज़ अ मोर एक्यूरेट टर्म, जो सेल के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हैं उनको टारगेट किया जाता है।
सही है। अच्छा, यहाँ पर आप देख लें तो लिपिड फॉर ऑक्सीडेशन होती हैं, सही है। और ये क्या काज करती है, मेरे साथ काज भी लिखा है कि लिपिड फॉर ऑक्सीडेशन काज करती है मेम्ब्रेन डैमेज, जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी डैमेज। प्रोटीन को क्या होता है, ऑक्सीडेशन इसकी होती है फ्रेगमेंटेशन क्रॉस लिंकिंग, सही है। इसका मतलब ये होता है कि प्रोटीन जो है उसकी जो नॉर्मल चेन या ब्रांच स्ट्रक्चर होती है वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है, क्लीवेज आ जाती है, स्ट्रक्चर जगह जगह जो है वो ब्रेक होता है, और वो फिर एक दूसरे के साथ जब वो बॉन्ड बना लेते हैं इबनॉर्मली, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। एक लॉन्ग चेन प्रोटीन है, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, फैटी एसिड है, सही है, या और भी ऐसे आप कह सकते हैं। और उनमें क्या होती है, उनमें ऑक्सीडेशन होती है अननेसेसरी, सही है। साथ साथ में वो फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस ऑक्सीडेशन की वजह से क्लीवेज होता है, जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टर्ब होता जाता है, टूट जाता है, और जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं वो खुद में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं और एक क्रॉस लिंकिंग वाला प्रोसेस प्रोसीड करते हैं, सही है। और ये एबनॉर्मल होता है। थर्ड, डीएनए इफेक्ट होती है, सही है, और उसमें म्यूटेशन आती है। म्यूटेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल डीएनए आपकी नॉर्मल सेल के डिवीजन के लिए चाहिए होता है, नॉर्मल मैसेजिंग जो चाहिए होती है, नॉर्मल मैसेंजर आरएनए जो चाहिए होता है, नॉर्मल ट्रांसलेशनल प्रोटीन्स जो चाहिए होते हैं, उसमें म्यूटेशन आ जाती है। जो नॉर्मल सीक्वेंस ऑफ कोड्स होता है, सही है, अमीनो एसिड का वो कोडिंग जो है वो उसमें नॉर्मल, अगर फॉर एग्जांपल एक कोड है तो अगर म्यूटेशन होगी तो वो कोड किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट होगा। अब ये कोड जो है ये आगे मैसेंजर आरएनए क्रिएट नहीं कर सकती, ये आगे जो है सेल डिवीजन वाले प्रोसेस को प्रोसीड नहीं कर सकती, तो इस वजह से सेल की जो डिविजनल कैपेबिलिटी है वो भी स्टॉप हो जाती है। सेल खुद भी अपने आप को, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं कर पा रहा, और जो डिविजनल उसकी कैपेबिलिटी होती है, जो माइटोसिस की कैपेबिलिटी होती है, वो भी इसकी वजह से क्या हो जाती है, कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट जितने भी हैं स्ट्रक्चरल डैमेज आ जाते हैं, सही है। जितने भी आप कह सकते हैं कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, वो भी साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं, सही है। और ये जो डैमेज होती है ना, इससे फर्दर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फर्दर रिएक्टिव स्पीशीज़ बनते हैं, सही है। चेन रिएक्शन का मतलब ये होता है कि एक रेडिकल ने, एक रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशी आ गया और उसने एक सेल या सेल के किसी ऑर्गेनील को वो क्या किया, डैमेज किया। अब ये जो सेल डैमेज हुआ, इससे फर्दर 4 रेडिकल्स बनते हैं, और ये 4 जो होती हैं ये 4 और सेल्स को टारगेट करती है, और जो 4 सेल और टारगेट होते हैं उससे 16 रेडिकल्स बनते हैं, और इसी तरह ये चेन रिएक्शन जो होता है वो प्रोसीड होता है। पहला ये चीज़ एक रेडिकल से स्टार्ट हुआ, लेकिन एक रेडिकल ने अगर एक सेल को डैमेज किया तो उस सेल ने 4 और रेडिकल्स बना दिए, और अगर उस 4 रेडिकल्स ने 4 सेल को डैमेज किया तो उन 4 सेल ने कंबाइन 16 रेडिकल्स बना दिए। तो इसी तरह ये चेन रिएक्शन जो है ये आगे प्रोसीड होता जाएगा। एंड देन लास्ट वाला आप कह सकते हैं कि भाई प्रोटियोसोम्स डिग्रेड अल्टर प्रोटीन वर्सनिंग सेलुलर डिसफंक्शन, सही है। ये ऐसी बॉडीज होती है, एबनॉर्मल प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, सही है, एपोप्टोम्स हो गए, प्रोटियोसोम्स हो गए, सही है। और ये जो है फर्दर जो प्रोटीन की फंक्शन होती है या सेलुलर जो फंक्शन होती है उसको और भी वर्स बनाती है। जो 5th स्टेप होता है एपोप्टोसिस में, वो माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे एक्टिवेशन है, सही है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर भी आप जहन में रख ले कि यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है कि इंट्रिंसिक पाथवे, सही है। तो मैं इंट्रिंसिक पाथवे को एक्सप्लेन करता हूँ और साथ में फिर आगे जाके मैं एक्सट्रिंसिक को भी एक्सप्लेन करूँगा, समझ में ये बात। तो इंट्रिंसिक पाथवे का मतलब ये होता है आसान अल्फाज में कि जब एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया इनिशिएट करती है या इनसाइड सेल स्टार्ट होता है तो उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक। अगर एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस या सेल डेथ वाला प्रोसेस सेल के बाहर से स्टार्ट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर उससे स्पेस से स्टार्ट होता है, सेल मेम्ब्रेन के से स्टार्ट होता है, आउटसाइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो उसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। तो यहाँ पर हम स्पेसिफिकली बात किसकी कर रहे हैं भाई, इंट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, ये पॉइंट आप याद रखें कि इट इज़ द सेंट्रल रेगुलेटर्स ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस अगर इनसाइड सेल कोई चीज़ रेगुलेट करती है या कोई ऑर्गेनील रेगुलेट करती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेसिफिकली ये यहाँ पर है, इवेंट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल की जो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसकी परमिएबिलिटी एबनॉर्मली इंक्रीज होती है, सही है। एबनॉर्मली उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज होती है, इससे चीज़ें लीक आउट स्टार्ट हो जाती है। इसके अंदर जो जो सब्सटेंस होते हैं
फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन, फॉर द प्रोसेस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, वो बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं। इबनॉर्मली अगर ये सिंपली अपनी जो मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाती ड्यू टू द रिलीज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशी, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं, सही है। अच्छा, वहाँ से क्या होता है, पहला स्टेप कि जब परमेबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो गई तो एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम आपने सुना होगा साइटोक्रोम सी। वो जो है वो इनसाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बाहर आ जाता है साइटोप्लाज्म की तरफ या साइटोसोल की तरफ, वो बाहर आ जाता है। एक तो ये हो गया कि साइटोक्रोम बाहर आ गया, चीज़ों को याद रखें। दूसरा, हमारे पास कुछ प्रोटीन होती है जिसको हम कहते हैं बक्स एंड बक, सही है। ये प्रोटीन होते हैं, ये प्रो एपोप्टोटिक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मोस्टली दो तरह के प्रोटीन्स या दो तरह के फंक्शनल प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रो एपोप्टोटिक, एक को हम कहते हैं एंटी एपोप्टोटिक। समझ में आई बात यहाँ पर मैं, और एक होती है प्रो एपोप्टोटिक, एक होती है एंटी एपोप्टोटिक, और एक साइटोक्रोम सी हो गया। ये तीन चीज़ें जो है वो मेजर एक्टिवेशन करती हैं। उनके फैमिली का नाम है बक्स एंड बक, सही है। इनहिबिशन ऑफ एंटी, यहाँ पर तीसरा जो स्टेप होता है, एक तो एक्टिवेशन हो गई, किसकी एक्टिवेशन हो गई, प्रो एपोप्टोटिक। प्रो एपोप्टोटिक का मतलब ये होता है वो प्रोटीन रिलीज हो गए जो एपोप्टोटिक को फेवर करते हैं, सही है। इनहिबिट हो गया, स्टॉप हो गया, क्या स्टॉप हो गया, ऐसी प्रोटीन स्टॉप हो गई जो एपोप्टोटिक को अपोज करते हैं, एपोप्टोटिक को स्टॉप करने की कोशिश करते हैं एपोप्टोसिस को। तो वो कौन से, वो BCL2, BCL एंड BCLX, सही है। ये सारे जो हैं ये ऐसे प्रोटीन होते हैं, सही है, जो क्या करते हैं भाई, वो कोशिश करते हैं कि वो एपोप्टोसिस को स्टॉप करें। तो तीन इवेंट्स हो गई यहाँ पर। क्या इवेंट्स हो गई, जब माइटोकॉन्ड्रिया की जो परमिएबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो गई तो उससे क्या हुआ, उससे ये हो गया कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोक्रोम सी था वो साइटोप्लाज्म में आ गया, बाहर आ गया। एक दूसरी एक्टिवेशन हो गई किसकी, प्रो एपोप्टोटिक प्रोटीन की। इनहिबिशन हो गई किसकी, एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन की। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में नेम्स भी लिखे, सही है। एंड देन एपोप्टोम कम्प्लेक्स फॉर्म एंड इट एक्टिवेट केस्पेसिस। समझ में ये बात, यहाँ पर क्या होता है, कम्प्लेक्स फॉर्म एपोप्टोम कम्प्लेक्स। ये एपोप्टोम कम्प्लेक्स क्या होता है, ये एपोप्टोम कम्प्लेक्स जब बन जाता है तो फिर एपोप्टोसिस ने होना ही होना है। अब एपोप्टोसिस होगा, ये उसकी कन्फर्मेशन है। एपोप्टोम जो कम्प्लेक्स होता है जब साइटोक्रोम सी साइटोप्लाज्म में आ जाता है तो वहाँ पर ये एक और चीज़ के साथ मिलता है जिसको हम कहते हैं APAF, सही है, APAF1, सही है। ये इस मालिक्यूल का नाम है, इसकी एब्रिविएशन होती है एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। APAF1 का क्या मतलब होता है, एपोप्टोटिक प्रोटीएज एक्टिवेटिंग फैक्टर, आगे आ रहा है। जब ये साइटोक्रोम सी और APAF एक दूसरे के साथ मिल जाता है तो वो बना लेते हैं एपोप्टोम कम्प्लेक्स को, एंड एपोप्टोम कम्प्लेक्स इज फर्दर एक्टिवेट करती है उन एंजाइम्स को जिन्होंने क्या करना है, एपोप्टोसिस प्रोसीड करना है। अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, सही है, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले क्या आ गया, डिमेजिंग स्टिमुलाई। डिमेजिंग स्टिमुलाई ने क्या कर लिया, परमिएबिलिटी चेंज की, किसकी परमिएबिलिटी चेंज की, माइटोकॉन्ड्रिया की। उससे क्या होगा, साइटोक्रोम बाहर आ गया। जब साइटोक्रोम बाहर आ गया तो क्या होगा, एपोप्टोम कम्प्लेक्स बन गया। किस तरह बन गया, साइटोक्रोम सी मिल गया APAF1 के साथ, सही है। उससे क्या हो गया, उससे वो एंजाइम्स रिलीज़ हो गए जो एपोप्टोसिस को काज करेंगे। तो ये 4 स्टेप हमने पढ़ लिए ऊपर वाले, और ये 4 स्टेप हम आगे पढ़ रहे हैं, फिर इसी डायग्राम की तरफ आएंगे और फिर उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा जी, जो छठा स्टेप होता है या 6 स्टेप होता है एपोप्टोसिस में, वो केस्पेज एक्टिवेशन होती है, केस्पेज एक्टिवेशन। अच्छा, एक बात आप जहन में रख लें कि केस्पेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो स्पेसिफिकली सिल को डिज़ोल्व करते हैं। डिज़ोल्व का मतलब ये है कि अब जो है वो एपोप्टोम कम्प्लेक्स जब बन गया तो एपोप्टोम कम्प्लेक्स एक्चुअली फिर इनिशिएट करते हैं केस्पेसिस को। केस्पेसिस को ऑर्डर दे देते हैं कि भाई अब आपने क्या करना है, अब आपने सिल को डिज़ोल्व करना है, सिल को ख़त्म करना है। तो केस्पेसिस में यहाँ तो मैंने एग्जीक्यूशन पेज लिखा है, बट केस्पेसिस में 2 पेजेस होते हैं। एक यहाँ पर आप मिस भी कह सकते हैं, एक होता है इनिशिएशन पेज जो 2 और केस पेजेस होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, और एक होता है एग्जीक्यूशन पेज जो 2 और डिफरेंट केस पेजेस होते हैं तो वो स्टार्ट करते हैं। तो केस पेजेस बाय नेचर क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, सही है। ये वही एंजाइम्स है, कहीं भी आपसे कोई पूछे तो कौन से एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है, केस्पेसिस रिस्पॉन्सिबल है फॉर एपोप्टोसिस। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, सेल डिजॉल्विंग एंजाइम है, प्रोटीन डिजॉल्विंग एंजाइम है, और इनके 4 टाइप्स होते हैं। जो टाइप्स तो इसके बहुत ज़्यादा है, केस्पेसिस के बहुत मल्टीपल टाइप्स हैं, लेकिन जो एपोप्टोसिस में यूज़ होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं, सही है।
दो जो पहले मैंने बताए वो इनिशिएशन पेज में यूज़ होते हैं और दो एग्जीक्यूशन पेजेस में, सही है। तो केस पेज 8 याद रखना है, केस पेज 9 ये इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रोसेस को, और केस पेज 3 एंड केस पेज 6 इसको फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं या प्रोसेस को फर्दर आगे लेके जाते हैं। तो 4 किस्म के केस पेजेस इन्वॉल्व हैं, दो इनिशिएशन में, नेम क्या है, केस पेज 8 एंड केस पेज 9, सही है। और दो जो इन्वॉल्व है वो एग्जीक्यूशन में, कौन से हैं, केस पेज 3 एंड केस पेज 6। अब केस पेजेस का क्या एक्शन होता है, साइटोस्केलेटल प्रोटीन को क्लीवेज करना, जो सिल्क स्केलेटन होती है जिससे सिल्क स्ट्रक्चर मेंटेन रहती है उसको ख़त्म करना, न्यूक्लियर जो सब्सटेंस होते हैं, सही है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं उनको ख़त्म करना, डीएनए को फ्रेगमेंट करना और सिल्क को कम्प्लीटली श्रिंक करना, इसी कंडीशन से इसकी तरफ लेके जाना, सही है। ब्लिब्स क्रिएट करना, छोटे छोटे सिल्क के पार्टिकल्स क्रिएट करना इसी तरह, और छोटे छोटे पार्टिकल्स फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और फिर क्या होता है कि भाई एपोप्टोसिस वाला प्रोसेस जो है वो आगे प्रोसीड होता है। अच्छा, जब ये हो जाता है तो एपोप्टोटिक सेल में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, एपोप्टोटिक सेल जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, श्रिंक का मतलब ये है इसी तरह, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर से इसमें कन्वर्ट हो जाता है, सही है। इसमें जो न्यूक्लियस है वो भी डिज़ोल्व हो जाता है। अब ये श्रिंक में क्या होता है मैं ज़रा आपको और भी डिटेल में बताऊँ, ये फॉर एग्जांपल श्रिंक वाला सेल है, तो हर एक स्टार जो है वो अलग बॉडी बना लेता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अलग, ये अलग, ये अलग। तो इसी तरह इसके छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन जाते हैं। इसी एक सेल जो है वो इतने एपोप्टोटिक पार्टिकल्स या बॉडीज़ में डिवाइड हो जाता है, और इसको फिर मैक्रोपेजेस भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसको भी, और ये सब ये जगह पर वो मैक्रोपेजेस खाली करती है विदाउट क्रिएटिंग इन्फ्लेमेशन। तो भाई क्रोमेटिन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, परमिशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडी, जो छोटी छोटी बॉडीज़ मैंने आपको बताई वो एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो होती है वो होती है सिल, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाता है, और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स फर्दर क्या करते हैं भाई, वो सिल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, मैक्रोपेजेस उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये एपोप्टोटिक बॉडी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, या आप कह सकते हैं कि ये वहाँ पर अराइज्ड हो जाते हैं। ये मैक्रोपोजेस को कहते हैं ईट मी। ये फास्फोडाइटाइल सीरीन जो है वो मैक्रोपेजेस को कह देता है कि अब जो सेल है वो किसी काम का नहीं है, वो एपोप्टोटिक बॉडी में कन्वर्ट हुआ है, अब आप इस सेल को एनगल्फ कर सकते हैं। तो मैक्रोपेजेस किस तरह अट्रैक्ट होते हैं एपोप्टोटिक सेल की तरफ, वो इस प्रोटीन की वजह से अट्रैक्ट, ये उनके सरफेस पे आ जाता है, उन सरफेस रिसेप्टर को मैक्रोपेजेस सेंस कर लेते हैं और वहाँ पर आके एपोप्टोटिक सेल को खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं विदाउट क्रिएटिंग द साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। एंड लास्ट स्टेप रिमूवेबल बाय पेगोसाइटोसिस, मैक्रोपेजेस आ जाते हैं, सही है, और क्या करते हैं, रिपिडली रिमूव्ड द एपोप्टोटिक बॉडीज आर द एपोप्टोटिक सेल्स। मैं यहाँ पर आपको इस डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ, इंट्रिंसिक पाथवे स्पेसिफिकली, सही है। ये आपके पास मेटाबॉलिक स्ट्रेस आ गया या स्टिमुलाई आ गया, सही है, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को इफेक्ट किया, माइटोकॉन्ड्रिया से साइटोक्रोम सी बाहर आ गया, साइटोक्रोम सी इस एपेप के साथ मिल गया, उसने केस्पेज 9 एक्टिवेट किए, केस्पेज 9 ने क्या किया, फर्दर केस्पेज एक्टिवेट किए, एंड देन वहाँ से पोप्टोसिस वाला जो प्रोसेस है वो इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू आगे प्रोसीड हो गया। देख ले, केस्पेज 9 ने केस्पेज 3 एंड 7 एंड देन एपोप्टोसिस, सही है।